ओके, सो कोर्स कंटेंट है ये आपका कौन सा सिलेबस है? पेपर 5 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। सो उसमें देखो यूनिट 1 में क्या मेंशन था। यूनिट 1 में फर्स्ट जो कंसेप्ट मेंशन थे दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जेंडर, पेट्रियार्की, मास्कुलिनिटी, फेमिनिज्म एंड इश्यूज ऑफ मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ये हमने कर लिया है, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया इस पोर्शन को। इसमें आपका ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन था, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस था। ठीक है, थ्री लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे अगर इंपॉर्टेंट वन पूछेंगे इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो पेट्रियार्की एंड जेंडर का कंसेप्ट एट अ टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज एट अ टाइम लिखने से बेटर मार्क मिलेगा। मास्कुलिनिटी फेमिनिज्म में कभी कभी आता है मास्कुलिनिटी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, फेमिनिज्म एज अ शॉर्ट भी आ जाता है, एंड उसके और में आपको थ्योरीज जो मिलेंगे ये सारे शॉर्ट नोट्स में मिलेंगे। दो दो थ्योरीज एट ए टाइम मिल सकते हैं, दो दो थ्योरीज एट ए टाइम मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 थ्योरी है आज के लिए। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। 4 थ्योरी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये 4 थ्योरीज हैं। इसके नीचे देखो जो सेम सेम है वो पढ़ रहे पहले। ये पोर्शन ऑलमोस्ट आपने कवर किया हुआ है, सिर्फ इसको लिखने का अरेंजमेंट आपको जानना है, वो अरेंजमेंट मैं आपको बता दूंगी। देखो जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन, आप लोग सोशलाइजेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? पढ़ चुके हैं तो वो पोर्शन सामाजिकीकरण जो आपका था उसको अगर पढ़ लेते हो यहाँ पे लिख देते हो तो हो जाएगा। बस जेंडर आइडेंटिटीज, जेंडर कंसेप्ट से आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ जेंडर, एंड उसमें आइडिया दे सकते हैं कि कैसे आइडेंटिटीज मिलते हैं, जैसे कि ए जेंडर, पेन जेंडर, लेस्बियंस, गे, ट्रांसजेंडर्स, क्वेश्चनियर ग्रुप्स, बहुत सारे थे, उसको मेंशन करते हुए लिखना है। उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। आप बोल सकते हो सोशल कंस्ट्रक्शन मतलब सोशल डेवलपमेंट, जेंडर का सोशल डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है, एंड लेटर चाइल्डहुड में कैसे जेंडर डेवलप होता है, एडोलेसेंस में कैसे जेंडर डेवलप होता है। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना पड़ेगा चाइल्डहुड मतलब आपका बाल्यावस्था कैसा होता है, किशोरावस्था कैसा होता है, ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बारे में लिखते हुए आप फिर लिखेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है। तो सोशल कंस्ट्रक्शन का एक पीडीएफ होगा वाइगोट्स्की के थ्योरी के साथ, जो कि आपने लर्निंग टीचिंग में पढ़ा हुआ था, तो उस पोर्शन को लिखना है। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 3 पेज का। उसके बाद लिखना है कि जेंडर बनाने में कैसे हेल्प करता है सोशल डेवलपमेंट और सोशल कंस्ट्रक्शन, कैसे सोसाइटी आपके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ लिंक करते हुए आपको आइडेंटिटीज देता है, उसके बारे में लिखना है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस जो फैमिली, स्कूल एंड अदर इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको थोड़ा थोड़ा मेंशन करते हुए इसको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप रुक जाना, ये लास्ट में पढ़ेंगे बिकॉज ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, आइडिया है इसके रिलेटेड। बाकी सिर्फ अरेंजमेंट करना है जैसे आप लोग नोट्स में प्रॉपरली लिख सके। तो इसको आप छोड़ सकते हो, सोशलाइजेशन का पॉइंट कर लेना है, सोशलाइजेशन पढ़े हुए हो एट ए टाइम 2 बुक के लिए हो जाएगा, तो इसको कर लो। इसको थोड़ा सा लास्ट में करेंगे, रुके रहो। अभी ये जो 4 थ्योरीज था जैसे कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये 4 थ्योरीज आप यूनिट 2 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में भी आपको पढ़ना है। तो यूनिट 2 में क्या मेंशन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों को मिला के करना है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी, बोल सकते हैं हम लोग समानता, जो आपके समानता के पॉइंट है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वल है, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम इक्वल है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी, एंड इक्वालिटी मतलब समानता, लैंगिक समानता। ठीक है, इसका कंसेप्ट पूरा आप डिटेल लिखेंगे। देन क्या मेंशन है, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, बार बार आपको बोल रही हूँ साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल क्यों बोला गया, इसमें जो 2 पॉइंट्स मेंशन किया गया है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल लिखा गया है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, कॉग्निटिव पॉइंट्स के साथ, संज्ञानात्मक विकास के साथ ये जुड़ा हुआ है, संपृक्त है। तो उस हिसाब से साइकोलॉजिकल जहाँ पे वर्ड सुन ले तो कॉग्निटिव यहाँ पे जो जो वर्ड है, जैसे कि नंबर 3 हो गया एंड 2 हो गया, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी नहीं बोल रही हूँ, जेंडर स्कीमा थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये 2 थ्योरी को इसके अंडर पे लिखना है। फिर से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या क्या लिखना है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये दोनों को इसमें लिखना है इसके अंदर पे। तो यूनिट 2 का जो पहला क्वेश्चन है इक्विटी इक्वालिटी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एंड इसके अंदर इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है, उसके बारे में लिखना है।
साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के अंदर पे ये दो थ्योरी लिखते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ये दो थ्योरी लिखते हैं। दैन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ये क्यों जरूरत है, लैंगिक समानता क्यों चाहिए, उसको लिखना है, तब जाके ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यस बोलो। सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी पहला और चौथा, सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फर्स्ट एंड फोर्थ वन, राइट, हो गया। ओके, सो आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं इक्विटी इक्वालिटी, क्योंकि पता नहीं चलता है आप लोगों के कौन से के बाद कौन सा हो रहा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर पूछ रहे हैं मैम ये चीज कहाँ से आया है, कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लासेस आप लोग बीच बीच में गैप कर देते हो एंड वीडियोस भी प्रॉपरली नहीं देखते हैं, तो मतलब समझ नहीं पाते हो। इसलिए मैंने ये बता दिया आपको कि आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसमें सिर्फ ऐड करना है जेंडर आइडेंटिटीज का फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ जेंडर। एंड ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, जेंडर रिलेटेड मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा, जहाँ पे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट चेंजेस ये सब आता है। बट इसको लिखने का स्टाइल आप लोग मे भी कर पाओ नहीं कर पाओ, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट में मेंशन करते हुए चलेगा या नोट्स बनाइएगा। तो उसके लिए हम लास्ट का ये जो पॉइंट है लास्ट में देखेंगे। अभी आज के क्लास के लिए यूनिट 2 से हम लोग स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये आने के चांसेस पूरा ही है। इससे आपको शॉर्ट भी मिलेगा लॉन्ग भी मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट भी मिलेगा लॉन्ग भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको इस आंसर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। इसके बाद सिर्फ और एक क्वेश्चन बचेगा चैप्टर 4 का, यूनिट 2 चैप्टर 4 का, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटीज, जो स्कूल करिकुलम टेक्स्ट बुक क्लासरूम प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, उसका एक क्वेश्चन रहा। एंड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट्स, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम और 4 क्लासेस में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये पेपर और 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाए, 4 भी नहीं लगेगा, 3 क्लासेस में ही ओवर हो सकता है। तो इतना रहा, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलो, लैंगिक समानता हिंदी में अगर आया तो क्या आएगा क्वेश्चन, लैंगिक समानता, कलर चेंज कर लेते हैं प्रॉपर दिखेगा। लैंगिक समानता का क्या अर्थ है, दैट मीन्स जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक मतलब जेंडर, समानता मीन्स इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है वो लिखे आप लोगों ने। लैंगिक समानता तब होती है जब सभी लिंगों के लोगों को समान अधिकार, जिम्मेदारियां एंड अवसर मिलते हैं, इंग्लिश थोड़ा सा आ जा रहा है, और अवसर मिलते हैं। हर कोई लैंगिक असमानता मतलब असमान, जो हम पॉइंट बोलते हैं असमानता से प्रभावित हैं, जैसे कि महिलाएं हो गए, पुरुष हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, ट्रांस और जेंडर मेंशन है, ट्रांसजेंडर विविध लोग, मतलब उनके अंदर पेन जेंडर ए जेंडर सब कोई आ जाएंगे, बच्चे परिवार सबके साथ ये लैंगिक असमानता होते रहती है। ये मतलब एज नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, पृष्ठभूमि नहीं देखता, कुछ से नहीं देखता, सबको इक्वली हम लोग जज करने लग जाते हैं। उसके अनुमान से यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है, शतकड़ाएं दिए गए हैं कि इतने प्रतिशत महिलाओं को इतना प्रॉब्लम होता है, मतलब पॉलिटिक्स में अगर लड़कियां जाती है तो उनको ये इशू होगा, इतने लोगों को पढ़ाई में इशू होता है जो कि महिलाएं हैं। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन रहे। उसके बाद हम लोग प्रतिशत को लिखते हुए थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। फिर हम लोग जो बोलते हैं कि ये लैंगिक समानता है, असमानता है, ये कौन से पॉइंट पे आधारित है, तो यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं बनाई गए हैं, जो योजनाएं चेंज नहीं हो सकी वो इंग्लिश में ही लिखे गए हैं, ठीक है। जिजामाता महिला आधार बीमा योजना, महिला समृद्धि योजना, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन वेरियस फील्ड्स, ये सब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो चल रहे हैं। अभी आपके बुक से एक जो थ्योरीज हैं बहुत अच्छे से हिंदी में था, इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं है थ्योरीज, तो सेम पॉइंट्स को यहाँ पे हिंदी में जो है उसको मैंने दिया हुआ है, ठीक है। देख लो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, उससे पहले और भी दो होंगे जो कि मेंशन नहीं है। पहला थ्योरी क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। तो इस अकॉर्डिंग इसको किसने दिया था, ब्रूनर ने दिया था। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ब्रूनर बोल रही हूँ, ब्लूमर ने दिया था, ब्रूनर आ रहा है माइंड पे, ब्लूमर ने दिया था, हवर्ड ब्लूमर ने। एंड उनके थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये पूरा कंसेप्ट मेंशन है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी को क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लो हिंदी बच्चे भी तो अच्छे से समझ पाओगे। क्या बोलते हैं, जैसे कि आप बाहर जाते हो, सोसाइटी में जाते हो, तो सोसाइटी में जाने के बाद ही आपको कुछ सिंबल्स मिलते हैं, जैसे मेल फीमेल्स के लिए हम लोग नॉर्मल सिंबल्स यूज करते हैं, ये एंड ये,
ठीक है, मेल फीमेल्स के लिए सिंबल्स यूज़ किया जाता है। अगर और भी जानना है तो आप लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं, शौचालय यूज़ करते हैं, तो शौचालय के ऊपर देखिएगा मेल फीमेल के लिए एक पिक्चर बनाया जाता है। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं ना, बहुत सारे सिंबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि महिलाएँ पुरुष से भिन्न हैं या पुरुष से महिलाएँ भिन्न हैं। तो ये चीज़ को दिखाने का मतलब होता है उनके कैरेक्टर, उनके जो पॉइंट्स हैं उसको दिखाना, उस गुण को दिखाने के लिए। फिर नेक्स्ट थ्योरी है जेंडर स्कीमा थ्योरी। जेंडर स्कीमा थ्योरी में बहुत सारे पर्सन थे, यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम लिखा गया सैंड्रा बेम, जिसको सैंड्रा बेम यहाँ पे लिखा गया सैंड्रा बेम। तो उन्होंने क्या किया था, एक सूचना दी किसके बारे में, जो आपके जो लिंग है मतलब जेंडर के ऊपर ही दी कि ये जो जुड़ा हुआ है ये नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा नेटवर्क? समाज में जब हम लोग रहते हैं ना बहुत सारे बातों का, ऐसे देखो जैसे कि मेरे साथ आज कुछ घटनाएं हो गई, ठीक है, ये जब आप तक पहुँचेंगे, सोचो आप तक पहुँचने के लिए ये और भी 3 पर्सन को नीड करता है। बीच में इतना बड़ा गैप है जो उसको पार करने के लिए हमें 3 पर्सन का नीड होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 1 से 5 तक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं जा पाया तो यहाँ तक टाइम लगा। तो अभी बोलो जो जिसके साथ घटा हुआ था, जो घटना पहले वाले इंसान के साथ घटा हुआ था, उसका जो मेन मूल है, जो उसका हम बोल सकते हैं मूल है, वो चेंज हो जाता है या नहीं? जब वो चीज़ें 2-3 पर्सन्स के बाद पहुँचती हैं आपके पास, तो वो घटनाओं का जो विवरण है, वो चेंज होता है? बदल जाता है उसका एक्सप्लेनेशंस? अच्छा, तो इसी चीज़ें के चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत सारा चीज़ बोला कि हम बच्चे को जब डेवलप करवाते हैं, बच्चे को अगर आप बोल दो कि वो जेंडरलेस है एंड वो छोटा बच्चा है, उसको जेंडर के रिलेटेड कुछ नहीं जानना, तो उसका ग्रोथ अलग आएगा। अगर हम बोल रहे हैं माइंड में उसके डाल दें कि तुम लड़की हैं, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, तो उसके इरादे चेंज हो जाएँगे, उसको मजबूत इरादे और नहीं आएँगे, वो बदलाव दिखे जाएँगे। ये ऐसे करते हुए सारे एग्ज़ाम्पल्स देते हुए गया हुआ है। एंड नेक्स्ट थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब इसको बोल सकते हैं आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, आपके आत्मा का विकास हो रहा है, तो उस आत्मा को समझने के लिए, धीरे-धीरे समझने के लिए जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी ऐसा वर्ड का हम यूज़ करते हैं इस कांसेप्ट में। अभी देखो एक जेंडर डेवलपमेंट में जो आपने पढ़ा हुआ था कोलवर का कांसेप्ट, वो था आपका मोरल डेवलपमेंट, बट यहाँ पे जेंडर रिलेटेड जो कोलवर का कांसेप्ट है ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज है। ये लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। लिंग लेवलिंग, लिंग स्थिरता, लिंग संगति, ठीक है? मतलब मैंने आपको क्या बोला, पहला चरण है, आपको जेंडर के अकॉर्डिंग लेवलिंग दिया जाएगा। जैसे आप घर पे कोई सामान होता है, बहुत सारा सामान है तो आप उसके साथ मिक्स कर लोगे, इसलिए एक पेपर में लिख के उसमें चिपका देते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड लेवलिंग। वैसे ही चीज़ होता है, हमें जब सोसाइटी में आप जाते हो तो मेल फीमेल के अकॉर्डिंग आपको एक लेवल मिलता है। इस लेवल के अकॉर्डिंग वैसे ही ट्रीटमेंट आपको मिलती है। पहचान पत्र जैसे होता है ना, आधार कार्ड, पहचान पत्र, तो आपको अगर मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर दूँ मेल एंड फीमेल, तो उसको हम बोलेंगे लिंग लेवलिंग। सेकंड स्टेज में है लिंग स्थिरता। मतलब क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका जो लिंग के रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स हैं एंड जो सोसाइटी उसको बोल रहा है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, बस उसको सुने जा रहा है, उसमें उसका स्थिरता आ जा रहा है। मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होगा, एक बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो पुरुष बन गया, पुरुष से जब वो और बड़ा होगा तो वो एक पिता बनेगा, किसी का हस्बैंड बनेगा, पिता बनेगा, ऐसे परिचय से उसको निहारा जाता है। तो वैसे ही माताओं के लिए, माताओं मतलब लड़कियों के लिए भी सेम कंडीशन है। थर्ड स्टेज में लिंग संगति होता है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूरी तरह से स्थायित्व, मतलब देखो काम को चलाना है, एक फैमिली चलाना है, तो क्या होता है कि दोनों तरफ से सोचना पड़ता है। एक मेल है, फीमेल है, दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो उसलिए इस समय को यूज़ किया जाता है लिंग संगति। विभिन्न स्थितियों में ये काम करने के लिए। लास्ट वाला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब हम लोग बोलते हैं दंगे, झगड़े ऐसे बोलते हैं, तो इसको संघर्ष सिद्धांत बोला जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा पैदा हुआ ना, उसको बहुत सारे इश्यूज आना स्टार्ट होता है कि उसका आइडेंटिटी क्या है, उसमें रोल कन्फ्यूजन्स आते हैं, वो विशेष प्रकार में कैसा व्यवहार करे या कैसा वो शो करे, निर्देश उसको क्या दिए जाए, ये निर्भर करता है उनके फैमिली के ऊपर, समाज के ऊपर। तो जब से वो पैदा होता है तो उसके माइंड में तब से ही कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष से लगे पड़े रहते हैं। इसी कंसेप्ट को लेके यहाँ पे बताया गया। तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया। इसके बाद देखो नीड एंड इम्पोर्टेंस है। क्यों चाहिए जेंडर इक्वालिटी?
फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मानवीय संसाधन मतलब संसाधन जो बोलते हैं संसाधनों का जो समुचित उपयोग के लिए, समुचित उपयोग यहाँ पे क्या हो गया देखो, जैसे एक अब बोलो, मैं कुछ चीजें बोलती हूँ, घर पे खाना बना है, ठीक है, अभी इस खाने को अगर दो पर्सन है, एक लड़की है एक लड़का है, आप क्या करेंगे, समान रूप से उसको डिवाइड करेंगे, खाने को परोसेंगे, या फिर एक को ज्यादा देंगे एक को कम देंगे, इक्वल देंगे, बिकॉज ये इक्वालिटी का पॉइंट है। तो फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जस्ट लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज हो, राइट्स हो, वोटिंग का सिस्टम में जो आप वोट देने जाते हो वो हो, खाने में हो, या फिर कोई टाइप का रिसोर्सेस हो, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हम लोग सब में इक्वालिटी अभी देना चाहिए टू मेक डेमोक्रेसी ए सक्सेस। देखो, हमारा सोसाइटी जो चलता है ना, वो किसके लिए चलता है, हमारा जो गवर्नमेंट चलता है ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये तो सुने होंगे। तो ये डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोस एंड क्रेटर्स, मतलब हमारा सोसाइटी में जो भी लॉ मेकर्स हैं, वो लॉ कैसे बनाएंगे या क्यों बनाएंगे, ना उनको जिन्होंने चुना था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष परोक्ष, ये भाव से चुना हुआ था, तो चुनाव के बाद तो वो पर्सन जब लॉ मेकिंग करने जाएगा इन लोगों के लिए सोचेगा। तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही सब कुछ निर्भर है कि हम प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये चीज करेंगे, सबको इक्वालिटी देंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, लॉ ऑफ नेचर, देखो आजकल के टाइम पे, पहले के टाइम पे बहुत ही कंफ्यूजन हुआ, इसलिए उसको समान करने के लिए जेंडर इक्वालिटी के ऊपर लॉ भी बन गए, प्राकृतिक रूप से ये मांग की गई कि हमें इक्वालिटी चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ऐसा नहीं है सिर्फ समाज में महिलाएं रहती है पुरुष नहीं रहते, या पुरुष रहते हैं महिलाएं नहीं रहती। सो स्त्रियों को पुरुषों के समान समझा, प्राचीन भारत में जो भी पहले का भारत है, एंशियंट इंडिया में, स्त्रियों को पुरुषों के समान समझा जाता था, ये जाता था बोला गया, प्राचीन बोला गया। हिंदू धर्म में नारी को अर्धांगिनी धर्मपत्नी कहा गया है। देखो पहले के टाइम पे जो था, सबसे पहले के टाइम का पीरियड अगर देखोगे ना, जहाँ पे कास्टिज्म कुछ नहीं था, सब कुछ एक जैसा माना जाता था, कास्टिज्म अगर था भी तो अपने लेवल में था, इतना ज्यादा टॉर्चर चीजें नहीं होती थी, एंड सबसे पहले का बोल रही हूँ मैं। एंड उस टाइम पे लड़कियों को भी उतना ही, नारियों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता था। तो ये हम बोलते हैं ना जनहित में जारी जैसा होता है। तो हम अगर इक्वालिटी देते हैं तो इससे क्या होगा ना, इंडियन कल्चर जो है वो भी ट्रांसफर होते रहेगा, एक के बाद एक जनरेशन तक जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाना महिलाओं में, सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग वुमेन, देन गुड फैमिली रिलेशन। अगर आप चाहते हो कि एक फैमिली में दोनों ही तरफ अच्छे से रिश्ते निभाए जाए, दोनों तरफ मतलब पुरुष हो गए एंड महिलाएं होगी। सो उनमें क्या है, पहले के टाइम पे ये बोला जाता था कि पेट्रियार्की सिस्टम को माना जाता था, बट पेट्रियार्की का मतलब उन जो उससे पहले पेट्रियार्की कंसेप्ट को दिया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि पेट्रियार्की मतलब होता है जो लड़के या जो पुरुष महिलाओं की रक्षा करती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मानना चाहिए, उसका अधीनस्थ होना चाहिए। तो इसलिए पहले तो वो बचपन में पिता, देन जवानी में पति, और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं, ये पेट्रियार्की का कंसेप्ट था। बट वो धीरे धीरे चेंज होते हुए उनको इंसल्ट में बदल दिया गया, ठेस पहुंचाया गया। दूसरे पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ समझता है हमेशा, मतलब अगर दो लड़के हैं ना, उसमें से एक तो हमेशा खुद को ही वैल्यू देते रहेगा, कम्युनिटी में अपना नाम को प्रचार प्रसार करते रहेगा। एंड ये जो बोलते हैं स्त्री पुरुष का जो रिश्ते होते हैं, इसमें अगर ये सब आ जाए तो उसका रिश्ता और टूट जाता है, मतलब स्ट्रांग नहीं बनेगा, टूट जाएगा। तो ये पारिवारिक जो संबंध है उसको अच्छे से रखने के लिए लिंग समानता बहुत अच्छे से चाहिए, यह समान करना पड़ेगा, आवश्यक है। सो ये हिंदी में था बट आइडिया मिल गया होगा। चलो इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा सा पॉइंट है। अभी पूरा जेंडर रिलेटेड आप लोगों के माइंड में पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट मींस जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मतलब आप क्या थिंक करते हो जेंडर इक्वालिटी क्या है। सो नॉर्मली अगर कोई भी पर्सन पूछता है ना, तो आप लोग क्या बोलते हो, दैट इज इक्वलनेस। मतलब इक्वालिटी का मतलब हो गया समानता, इक्वलनेस देना, समान अधिकार देना। अभी अधिकार किस किस चीजों में चाहिए, तो दैट इज इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, इक्वल राइट्स, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, समान अधिकार देना, समान अपॉर्चुनिटीज, मतलब नियम बनाना उनके लिए कि तुमको अगर जॉब करना है, उनके जेंडर को देखते हुए जॉब ना दे,
उनको मेल फीमेल सोचते हुए जेंडर मतलब जॉब्स ना दे, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो compete करें। अगर compete करके भी हारते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज सबको इक्वल तरीके से देखना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों ने सुना है कि नहीं अभी कि ऑटो लड़कियां भी चलाती हैं, कैब ड्राइवर लड़कियां भी हैं, पायलट चाहते हैं कि ऑटोस होते हैं, अभी और भी है कि बस भी लड़कियां चलाना स्टार्ट करिए। मोस्ट ऑफ दी केसेस अभी जो आ रहे हैं, केसेस नहीं बोलूंगी, ये जो मतलब चीजें हो रही हैं, कहाँ हो रही है, मुंबई में जो मेट्रो सिटीज है वहां पे हो रही है, कोलकाता हो गया, ये सब एरिया में स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया देखो अपॉर्चुनिटी, एवरी वर्क में वो लोग इंक्लूड हो रहे हैं, इंक्लूडेड है। सो आपको जानना है जेंडर इक्वालिटी अगर कोई भी पूछता है तो इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, एवरीवन इज अफेक्टेड बाय जेंडर इनइक्वालिटी। जैसे ही असमान कर दोगे ना, चीजों को असमान कर दोगे, नहीं, घर पे अगर दो पर्सन है, एक मेल है एक फीमेल है, ये पता है कि फीमेल कम खाती है, मेल ज्यादा खाता है, मतलब उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, नॉर्मल वेट नॉर्मल हाइट के हिसाब से बोल रही हूँ, ना कि हम बोल नहीं रहे कि जो पर्सन्स मोटे हैं या जो जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है कि वो ज्यादा नहीं खाएंगे, वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे नॉर्मल केसेस में देखो कि मेल एज कम्पेयर टू फीमेल एक या दो रोटी ज्यादा खाएंगे, थोड़ा चावल ज्यादा खाएंगे, राइस ज्यादा खाएंगे। फीमेल जो रहते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा सा कम खाते हैं, तो ये होता है। बट हमें अगर किसी को भी सर्व करना हो तो आप इक्वल सर्व करेंगे कि या नहीं, इक्वल सर्व करेंगे, आफ्टर दैट जो भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो ओके है, आप इक्वल सर्व करेंगे, ठीक है, इनको भी जितना देना है उनको भी उतना देना है। अगर पेमेंट के अकॉर्डिंग ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या कॉर्पोरेट सर्विसेज में है तो इनको भी पेमेंट जो होगा उनको भी सेम होगा, जितना टाइम ये करेंगे। अच्छा, लेट नाइट ड्यूटीज अभी लड़कियां करती हैं या नहीं, नाइट शिफ्ट्स, ओके, बस। तो ये सारा चीज है कि हम लोग एवरीवन को इक्वल ट्रीट करें। अभी देखो कौन कौन से पर्सन्स को हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ वुमेन नहीं है। सो वुमेन के साथ मैन हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, ट्रांस एंड जेंडर एक साथ लिखना था बिकॉज यहाँ पे वेराइटीज में जेंडर्स होते हैं, जेंडर डाइवर्स पीपल इसलिए लिखा गया है, जेंडर्स में बहुत वेराइटीज हैं, ठीक है, ए जेंडर पेन जेंडर सब कुछ है, तो इसलिए ट्रांस एंड जेंडर डाइवर्स पीपल। चिल्ड्रन एंड फैमिलीज में भी जो इश्यूज आते हैं, एक बॉय को हम अलग ट्रीट करते हैं, एक गर्ल को हम अलग ट्रीट करते हैं, वो सब में भी इट इम्पैक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड बैकग्राउंड्स। कोई भी बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता हो, कोई भी एज ग्रुप का पीपल हो, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट जरूर आता है। सो इंडिया में अभी देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, फिर इंडिया में देखेंगे क्या है। इट इज एस्टिमेटेड दैट women perform two-third of the world's work, yet they only earn 1/10 of the income and own less than 1% of the world's property। देखो ये बहुत अच्छे से समझना क्या बोला गया, इट इज एस्टिमेटेड दैट, अभी तक इसको हमने सोचा है या फिर सूचनाएं मिली हैं, वुमेन परफॉर्म 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क। अगर पूरे वर्ल्ड का काम को हमने 3 लिया तो उसके दो भाग काम कौन करते हैं, फीमेल करते हैं, महिलाएं करती हैं। 3 भाग से 2 भाग काम महिलाएं करते हैं, दैट इज कॉल्ड 2/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स वर्क। बट अर्निंग के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, पैसों के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, अर्निंग के अकॉर्डिंग देखोगे, तो ये पैसा कितना मिलता है, 1/10, मतलब 10 भाग का 1 भाग। एंड ये जो टोटल मतलब वर्ल्ड में जो प्रॉपर्टी है ना, तो लड़कियां जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 10 भाग से 1 भाग का प्रॉपर्टी वो अपने नाम पे करती है, ठीक है, उनके नाम पे 10 भाग से 1 भाग का प्रॉपर्टी है। अच्छा मैं अभी आपको हिंट देती हूँ, आप समझ जाओगे। आप लोग कोई ना कोई तो होंगे जो इनकम करते हैं। सो आप लोग इनकम करने के बाद जब कुछ भी बड़ा कुछ खरीदना हो तो किसको देते हो, किसको पे करते हो, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, आइदर आपके हस्बैंड के या फिर फादर के, यही चीज है। इसलिए आपके नाम पे ओन प्रॉपर्टी बहुत ही कम होता है। आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बट आपका सैलरी या ओन प्रॉपर्टी कम होता है एज कंपेयर टू मिल्स। मोर देन 110 मिलियंस, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, ओके, करें तो ये एक एस्टिमेशन दिया गया 110 का, 110 मिलियंस बच्चे हैं वर्ल्ड में, 2/3 ऑफ दैम गर्ल्स, 2/3 बोला गया, 3 भाग का 2 भाग गर्ल हैं एंड आर नॉट इन स्कूल, जो लोग स्कूल में आते ही नहीं है, ठीक है। ओनली 17% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडर्स आर वुमेन,
देखो कितना परसेंटेज टोटल होता है, 100 से ओनली 17 भाग, 17%, 17% आपका क्या हो जाएंगे, वर्ल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडर्स हैं। ठीक है, वर्ल्ड में जो इलेक्शन होते हैं उसमें गवर्नमेंट लीडर्स में वुमेन्स आते हैं। ठीक है, 17%। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड 35 मिलियंस रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पीपल्स आर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अच्छा, रिफ्यूजीज मतलब क्या है बता दो हिंदी बच्चे। रिफ्यूज मतलब घर नहीं होता। हाँ, मतलब उसको बोल सकते हो हैबिटेट जिसका नहीं है, घर नहीं है, वासस्थान नहीं है, तो वो लोग घूमते रहते हैं, इधर-उधर भटकते रहते हैं। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं बंजारा, बंजारा टाइप्स। और हम लोग बोलते हैं जो कि प्रवासी होते हैं। प्रवासी आप लोग जानते हो जो कि उनका कोई अपना घर नहीं होता, तो दूसरे घर पे जाके या दूसरे के कहीं पे भी फील्ड हो ये हो वहाँ पे रह जाता है कुछ टाइम के लिए। तो इनमें से 35 मिलियंस जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें 80% पॉपुलेशन जो पीपल्स है वुमेन एंड चिल्ड्रन है, जो कि रिफ्यूजेस एंड डिस्प्लेस्ड पीपल है, यहाँ से वहां तक वहां से वहां तक भटकते रहते हैं। नेचुरल जेंडर डिफरेंसेस में क्या आएगा देखो, देयर आर नेचुरल जेंडर डिफरेंसेस between the sexes based on biological and anatomic factor। अच्छा, what do you mean by anatomy? देखो समझाया था, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी, तो इंटीरियर, तो एनाटॉमी मतलब हाँ, इंटीरियर मतलब आभ्यंतरीण, अंदर, जो आपके अंतर्निहित है और अंदर है, बॉडी के विदिन है। आपका जो बॉडी एक स्किन दिख रहा है आपके बॉडी के ऊपर, तो उस स्किन को अगर हम लोग कट कर दे, तो उसके अंदर जो स्किन फोल्ड्स हैं उसके अंदर अगर देखोगे, जो स्केलेटन के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, वो सबको चेक करते हैं, ये सारे एनाटॉमिक का पार्ट आ जाता है। इंसानों में मैंने बोला वैसे ही कुछ भी फैक्टर्स बोलो, कोई भी एक कोई कंट्री का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो दो टाइप के। अच्छा, मैं अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, हमारी कंट्री में 2 टाइप के क्या हो सकते हैं जो बोलते हैं ना, माओवादी हो गया या फिर टेररिस्ट हो गए, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो कि बॉर्डर लाइन में रहते हैं, जहाँ पे वो घुसपैठिया हम लोग बोलते हैं ना, घुसने के लिए ट्राई करते हैं, लड़ते हैं हमारे साथ या बॉम्बिंग कर लेते हैं। तो वो बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, जहाँ पे हमारे आर्मी फोर्स रह के काम करते हैं या फिर मारपीट करते हैं या जो भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उनसे हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक होते हैं जो कंट्री के विदिन होते हैं, कंट्री के विदिन होते हैं, जैसे कि बोलो हमारे इंडिया के विदिन टेररिज्म अटैक्स होते हैं, बहुत जगह पे हुए हैं। तो ये होता है कि हमारे सिर्फ एलओसी कारगिल हो गए उस पॉइंट पे छोड़ के, या फिर चाइना एंड इंडिया बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर हो गया, वो सबको छोड़ के भी अंदर में भी चलता है। तो अगर बाहर से कुछ चीज हो रहा है उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है, अंदर होता है तो हम उसको इंटरनल और एनाटॉमिक बोलते हैं। तो वैसे ही आपके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो कि आपके बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग है, सेक्सुअल पार्ट के अकॉर्डिंग है, एनाटॉमिक फैक्टर है, ये बॉडी के विदिन है, जो कि हार्मोनल चेंजेस बोले जाते हैं, आपके हार्मोन्स के चेंजेस बोले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव रोल्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, अभी समझो बायोलॉजिकल जो आपके बॉडी में स्ट्रक्चर्स हैं वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम करते हैं, उसके साथ हार्मोन का नेचर मिक्सअप होने के बाद हमें रिप्रोडक्टिव रोल्स मिलते हैं कि हम बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सारे एनिमल्स में ये है, अंडे कुछ दे सकते हैं, कुछ बच्चे दे सकते हैं, ऐसा चीज होते रहता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इंक्लूड, और किस में होगा देखो, बायोलॉजिकल डिफरेंस मतलब आप बोल सकते हो कि आप बायोलॉजिकली डिफरेंस अगर दिखा रहे हो, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र में हम विभिन्नताएं दिखाते हैं, दैट इज द डिफरेंस इन द क्रोमोसोम्स। ब्रेन स्ट्रक्चर, आपको पता है किसका ब्रेन बड़ा होगा किसका ब्रेन छोटा होगा, इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में किसका ब्रेन का साइज बड़ा होगा किसका ब्रेन का साइज छोटा होगा, कंपेयर करो मेल फीमेल में किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा। मेल का बड़ा होगा, फीमेल का थोड़ा साइज में छोटा होता है। थोड़ा मतलब हम बोल सकते हैं कि मेल का ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1.5 केजीज, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं किलोग्राम्स, किलोग्राम्स किलोग्राम्स, हाँ, किलोग्राम्स में ही आएगा, क्योंकि हम लोग 1500 ग्राम बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किलोग्राम्स में आएगा। तो ये एज कम्पेयर टू फीमेल्स में, मेल्स के कंपैरिजन में ये 1.4 और किसी किसी में 1.3 भी आ जाता है। देखना जो फेस के कटिंग्स होते हैं, साइजेस में चेंजेस आते हैं कि नहीं बताओ, फीमेल्स में छोटे बड़े, ब्रेन का साइज होने की वजह से चेहरे का जो एक आकार है, शेपिंग है, वो भी छोटा बड़ा होते रहता है। ठीक है, तो ये आपके घर में 10 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, उनमें देखना आपके ब्रेन का साइज का वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हार्मोनल डिफरेंसेस, देयर इज अ नेचुरल डिफरेंसेस ऑल्सो, जो डिफरेंसेस है नेचुरली होते हैं वो है फिजिकल स्ट्रेंथ ऑन एवरेज ऑफ दिस सेक्सेस। अच्छा, फिजिकल स्ट्रेंथ किसका बेटर है,
शारीरिक अवस्थाओं से आप सोचो मेल का, मतलब आप बोल सकते हो कि एक अगर 30 केजी का फीमेल है, एक 30 केजी का मेल है, तो दोनों का सेम वेट होते हुए भी मेल थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कंपेयर टू फीमेल। हम लोग ये कर सकते हैं। फिर एक चीज़ होता है, 30 केजी का जो वेट है, हम लोग 2 हिसाब से देखते हैं। पहला चीज़ है, किसी का स्केलेटन भारी होता है, वज़नदार होता है, बट उसके बॉडी में जो हम बोलते हैं मास, मतलब स्किन का जो फोल्डिंग है या स्किन्स होते हैं, या फिर हम बोलते हैं जो मास बोलते हैं, वो कम होगा। ठीक है? मतलब स्केलेटन वेटेज दे रहा है, स्केलेटन का वेट के वजह से वो इंसान थोड़ा सा स्ट्रांग है, बट उसका स्किन फोल्डिंग जो है, स्किन जो है वो थोड़ा सा कम है, या मास थोड़ा सा कम है। अगर हम लोग फीमेल्स में देखते हैं, उनका स्केलेटन हल्का होता है एंड बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम स्किन फोल्डिंग ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है या फिर फैट ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए दोनों का वेट सेम होते हुए भी एक इंसान पतला दिखेगा, एक इंसान मोटा दिखेगा, सेम हाइट होने से भी। Then next, there is a difference that the society has made between males and females, which is not justified and is frequently observed in the following aspect. हमारे सोसाइटी में तो मेन इश्यूज बहुत सारा है, मेल फीमेल को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अभी देखो सोसाइटी ने क्या क्या बोला हुआ है। ए गर्ल बीइंग born is considered inauspicious, whereas the birth of a boy is the cause of celebration. ये होता है कि नहीं, अंधविश्वास है कि नहीं? एक घर में अगर, हाँ यस, कुछ बोल रहे, वॉइस अप डाउन हो रहा है? सबको इश्यू, क्लियर है? अच्छा, क्लियर आया तो? अच्छा ठीक है, मैं और थोड़ा ज़ोर से बोलती हूँ। देखो आ रहा है कि नहीं? अभी ठीक है? मैं बोलूँ? प्रोसीड करूँ? ए गर्ल बीइंग बोर्न इज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, हम लोग बोलते हैं ना अपशगुन, दैट इज इनऑस्पिशियस, अपशगुन है। एक गर्ल जब पैदा होती है उनको हम लोग अपशगुन बोलते हैं, एंड किसी ना किसी का तो घर पे मुंह सूख ही जाता है कि जस्ट गर्ल हो गई। वैसे ही एज कंपेयर टू देम, मतलब उस थॉट के अकॉर्डिंग, उनके थॉट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, बर्थ ऑफ ए बॉय, एक लड़का हुआ, एक लड़का थोड़ा सा सांवला है, काला है, या फिर जैसा भी हो, पतला है, दुबला है, वो मैटर नहीं करता, लड़का है तो एक सेलिब्रेशन का पॉइंट आ गया। ठीक है, हम लोग उस टाइम पे उत्सव मनाने लग जाते हैं, तो ये पॉइंट एक आया। द न्यूट्रिशियस एंड द बेटर फूड इज गिवन टू द मेल्स, व्हेयरएज द वुमेन हैव टू ईट द लेफ्ट ओवर्स। मैंने अभी बोला था कि हम समानता किसमें देना चाहिए, खाने पीने में भी। अभी देखो, सबसे बेटर खाना, बेस्ट खाना, ज्यादा रोटी, ज्यादा खाना, ज्यादा सब्जी, सब कुछ बेस्ट किसको दिया जाएगा, मेल्स को दिया जाता है। एंड जो बचा कुचा है वो खाते हैं वुमेन्स। द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द मेल, जितने भी डिसीजंस है वो कौन लेता है, मेल लेता है। एंड फीमेल्स हैव नो और लिटिल से इन इट, कभी कभी वो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, अदरवाइज उनको कुछ भी चॉइसेस नहीं दिया जाता कि तुम डिसीजन लो। द हाउस होल्ड कोर्स, जितने भी एक्टिविटीज है, घर का काम हो गया, बच्चों को संभालना हो गया, ये सब कौन करेंगे, वुमेन्स करेंगे। देन द सोसाइटी हैज डिजाइंड सर्टेन नॉर्म्स, सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन बनाए गए हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स टू मेल, अगर पॉलिटिक्स में चेक करें ना, पॉलिटिक्स के केसेस में, तो परसेंटेज अगर देख रहे हो फीमेल टू मेल, मेल का परसेंटेज, तो ये बहुत ही लेस है। मतलब इवन दो 33% सीट्स को रिजर्व किया गया है वुमेन्स के लिए, इट इज ओनली फॉर नेम सेक, मतलब नाम रखने के लिए कर दिया गया, हाँ आएंगे पॉलिटिक्स में बैठे, फिर भी सीट फिलअप नहीं होता इवन इन पॉलिटिक्स में भी। द सोसाइटी डजंट कंसिडर इट प्रॉपर फॉर द पेरेंट्स ऑफ ए मैरिड गर्ल टू लिव विथ हर एट हर इन लॉज हाउस। अच्छा ये बोलो, मैक्सिमम टाइम आप लोग में से बहुत लोग मैरिड भी होंगे, सो लड़कों को भी पूछ रही हूँ, लड़कियों को भी पूछ रही हूँ। तो आप लोग बोलिए, क्या आपके पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम, अगर कोई भी इशू होता है आपके घर में, 10 साल, 15 साल, 20 साल रुक सकते हैं? एक नहीं रख सकते। क्यों ये इशू है, मतलब यही है डिफरेंसेस। अगर इक्वलनेस करना है तो सेम सब में करना है। अगर, अच्छा लड़की अगर लड़के के घर आके रहती है तो वो उनके प्रॉपर्टी, संपत्ति, घर की लक्ष्मी, जो जो बोलना है बोल सकते हैं। अच्छा, अभी अगर लड़का लड़की के घर जाके रहता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्या उनको अच्छे नजर से सोसाइटी देखता है? घर जमाई, दैट मीन्स उसको सोसाइटी बोलता है कि तुम कुछ लायक ही नहीं है, इसलिए अपने पत्नी के घर पड़ा हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं इसको चेंज करना है, माइंड को चेंज यहाँ पे करना है, दोनों ही केसेस में। ठीक है,
इन लॉज के हाउस में रहना है, बिकॉज लड़कियां इन लॉज के हाउस में रहेंगी क्योंकि घर संभालेंगी या उनके घर पे रहेंगी तो उनके घर के मेंबर के जैसे रह रही। सेम थिंग अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो लड़की के भी पेरेंट्स को आप लेके अपने ही घर पे और एक रूम बना दो, वहां पे रख लो, उनको भी अपना पेरेंट्स जैसा ही थिंक करो, क्योंकि दोनों के ही पेरेंट्स को मिला के अगर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं मतलब दोनों के ही पेरेंट्स को हम लोग इक्वल हम लोग वेटेज देंगे या फिर रेस्पेक्ट देंगे। तो द ग्रूम साइड ऑलवेज weighs heavier over the brides and the society accepts the husband showing his supremacy over the wife। ये ऑलवेज होता है। अगर हम लोग बोले कि अच्छा शादी घर हो रहा है, एक मैरिज हो रहा है, मैरिज सेरेमनी में अभी घर पे सब कुछ एक्टिविटीज तो फीमेल के घर में चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। अभी एक बोलो जब भी पार्टी हो रहा है या शादी में हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, लड़की के घर वालों ने खाना खिला दिया मतलब नॉर्मल हो गया। अभी कौन एंटर कर रहा है? ग्रूम्स एंटर कर रहा है, मतलब दूल्हे वाले, ठीक है, वो लोग एंटर कर रहे हैं। तो किसका वेटेज ज्यादा रहता है? दूल्हे वालों का। हाँ, बस ये चीज़ है कि यहाँ पे भी हम लोग सुपरमेसी देख रहे हैं कि लड़का शादी करने आया है, तुमको लेने आया है, दैट मीन्स दे आर पावरफुल, दे आर हैवियर, देयर रिस्पेक्ट्स आर ओवर द हेड बोल सकते हो, ऐसा है। एंड लड़कियां थोड़े से झुक के रखेंगे। तो जैसे भी अगर एक खाना बर्बाद हो जाता है, मतलब खाना अगर गंदा निकलता है या कुछ भी होता है, तो वहाँ ही झगड़े लग जाते हैं एंड वहाँ पे लड़की के पेरेंट्स हाथ जोड़ के विनती करते रहते हैं। तो ये चीज़ों को जो ये कॉन्सेप्ट्स है ना, ये ओल्ड थॉट्स हैं, इसी को चेंज करना है, ठीक है। द वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व फास्ट ओ और ब्रथ्स। अच्छा, आप लोगों ने देखा है आपके हस्बैंड्स ने या फिर कोई भी मेल ने अपने वाइफ के लिए या फिर सोच लो अपने गर्लफ्रेंड्स के लिए या फिर अपने कोई भी मेंबर के लिए, मदर के लिए भी अपने बच्चे या हस्बैंड, जो पापा भी हो गए कोई भी, लड़के कभी भी व्रत रखते हैं? व्रत रखते हैं मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होता है। मतलब फीमेल्स लड़कों के लिए अपने पार्टनर के लिए व्रत रख सकते हैं बट मेल्स नहीं रखते हैं, उनको भूख ज्यादा लगता है। तो ये जो चीज है ये कंसेप्ट को पहले से बनाया गया है इसलिए ये फिक्स हो गया। उसमें से भी अभी के टाइम पे 1 to 2% मेल्स खुद से ही थिंक करते हैं एंड खुद से ही सपोर्ट करना स्टार्ट करें। एंड सी कैन नॉट फील द पोजिशन ऑफ ए रिलीजियस हेड। मतलब आप लोग जानते हो धार्मिक जो गुरु होते हैं, ठीक है, पहले के टाइम पे धार्मिक गुरु माँ होती नहीं थी, मतलब वहां पे आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी नारी नहीं होती थी। अभी के टाइम पे ये थोड़ा सा हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। रिलीजियस सेरेमनीज, अच्छा अच्छा मुझे इतना बताइए, घर पे जब भी पूजा पाठ होता है, अगर किसी पूजा में आपको बैठना है, एज ए कर्ता बोलते हैं हम लोग उसको, तो कर्ता बन के बैठना है, क्या लड़कियां बैठती हैं? शादी के बाद बैठते हैं, हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, बट क्या ऐसे नॉर्मल पूजा में लड़कियां बैठती हैं जो हवन करवाती हूँ या कुछ करवाती हूँ? नहीं होता। तो ये कांसेप्ट्स को भी चेंज करना है। उपनयन विधि हो गया, जैसे बोलते हैं ना मुंडन हो गए या फिर जो पैता बोलते हैं, ये सारे जो विधियाँ होती हैं उपनयन विधि, ये सारे केसेस किसके साथ असाइन्ड हैं बोलो? मेन के साथ, बॉय के साथ। गर्ल्स के साथ ये केसेस नहीं होते हैं। अच्छा और एक एग्जांपल देती हूँ, कंडीशन बोल दो, एग्जांपल बोल लो। अगर घर पे किसी का डेथ हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाता है, घर के सारे लड़के मुंडन करवाते हैं, बाल कटवाते हैं पूरे। अच्छा, फीमेल्स कटवाती हैं? फीमेल्स कटवाती हैं? नहीं। बट ये चीज भी आज के टाइम पे पॉसिबल है। इफ किसी के घर में मेल नहीं है, बॉय नहीं है, तो वहां पे घर की बड़ी लड़की मेल जैसा एक्टिविटीज कर सकती है। वहां पे उनका वो जो मुखाग्नि होता है, मतलब फायर में जो बंद किया जाता है, वो दे सकती है। एंड पूरा तो बाल नहीं करवा सकते, कटवा नहीं सकते, तो जितना भी हो सके, हाँ, कोई जो भी आते हैं बार बार वो कटवा सकते हैं, वहां से कटवा सकते हैं। सो नॉर्मली द बॉयज आर एजुकेटेड एट द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, ये तो पहले भी हम लोग बोल चुके हैं। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं तो पहले मेल्स पढ़ते हैं, उसके बाद अगर घर में पैसा ठीक है नहीं है उसको देखते हुए फीमेल्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर नॉर्मल ऐसे ही प्राइवेट स्कूल्स में देने का अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाया जाता है, जो कि थोड़ा सा वीक रहता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं होता। जहाँ पे फीस लेस हो वहाँ पे गर्ल्स पढ़ती हैं एंड जहाँ पे फीस ज़्यादा है दैट में सोच लो बॉयज़ हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 3 4 5 ट्यूशंस भी दिए जाते हैं। तो ये चीज़ एक रॉन्ग कंसेप्ट में आता है कि गर्ल्स को बाहर ज़्यादा ट्यूशन
ऑप्शंस में छोड़े नहीं जाते, बॉयज को छोड़े जाते हैं। द बॉयज आर एनकरेज टू ऑप्ट फॉर साइंस, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग साइंस ले सकता है। अगर कोई भी मेल साइंस लेके पढ़ ले तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है उनके फैमिली। एंड वेयर एज गर्ल्स को फोर्स किया जाता है आर्ट्स सब्जेक्ट लो, आर्ट्स फैकल्टी मतलब आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं। गर्ल्स आर नॉट गिवन इनफ फ्रीडम टू चूज देयर कैरियर, तो आपको फ्रीडम नहीं मिला, इवन मुझे भी नहीं दिया गया है। तो ये चीज होता है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन में तो पहले से ही चला आ रहा है कि घर पे किसको पूछना है, किसको पूछना है, फादर को पूछना है। बिकॉज हम लोग थिंक करते हैं उनका डिसीजन ऑलवेज बेस्ट होता है, तो उनको ही पूछना है, उनको रेस्पेक्ट देते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं एंड वहां से पूछते हैं। तो इस चक्कर में कभी कभी अपना चॉइस नहीं है, फिर भी सब्जेक्ट्स को लेना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। रिसर्चर्स, जो भी आप लोग रिसर्च कर रहे हो, रिसर्चर्स प्रूव दैट जेंडर बायस इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन स्कूल, स्कूल में भी जेंडर बायसनेस होते हैं, जेंडर की जो विभिन्नताएं होती हैं उसके ऊपर निर्भर करके बहुत सारे इश्यूज भी हो रहे हैं। अच्छा, अभी देखो, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, कोटेसी सोंक जेंडर जस्टिस नेटवर्क, एक जेंडर जस्टिस नेटवर्क बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन का। सो उसके अकॉर्डिंग बोला गया, इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग रखा गया है, दिस बायस हैज टू बी रिमूव, ये जो झगड़े चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, या कन्फ्लिक्ट है कि मेल्स को ये करना है, फीमेल्स को ये करना है, अभी तक पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो उनको ये चीज रिमूव करना था। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, कोई भी काम करने के लिए इक्वली कैपेबल है। इफ द नेशन और वर्ल्ड इज टू प्रोग्रेस, अगर नेशन और वर्ल्ड प्रोग्रेस में है, आगे बढ़ रहा है, तो जेंडर इक्वालिटी मस्ट बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट, तब जेंडर इक्वालिटी को इफेक्ट में लाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली जो जेंडर इक्वालिटी है वो क्या होना चाहिए? जेंडर इक्वालिटी लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब हमें हमेशा के लिए अचीव करना है, ऐसा होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, सेक्स के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो विभिन्नताएं को दिखाते हुए हम लोग हिंसा, आक्रामक जो एक्टिविटीज करते हैं, कार्य करते हैं, उस चीज़ों को हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, दैट इज इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन, जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ सेक्सेस आर एबल टू शेयर इक्वली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस जेंडर इक्वालिटी। आपके पॉलिटिक्स सबसे पावरफुल थिंग होता है, पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम इक्वली दोनों को अगर रखते हैं तो हम दोनों के इश्यूज को समझ पाएंगे, दोनों के इश्यूज को समझ पाएंगे। इसलिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शक्तियों का मतलब हम अविचार नहीं करेंगे, या फिर उसको उपयुक्त हिसाब से क्या करेंगे, यूज करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो इसके लिए दोनों को ही इक्वल हमें पावर देना पड़ेगा। जेंडर इक्विटी क्या होता है? देखो, इक्विटी क्या होता है? जेंडर इक्विटी लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जस्टिस के अकॉर्डिंग है। तो जेंडर इक्विटी इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू वुमेन एंड मेन, फेयर जजमेंट, साफ साफ ट्रांसपेरेंसी के साथ। ट्रांसपेरेंसी, एक प्लास्टिक, पतला जो प्लास्टिक होता है, उससे अगर आप किसी चीज को देखोगे वो पानी जैसा साफ होता है या कांच जैसा साफ होता है, इसलिए क्लियर विजिबल होता है। इसलिए ये प्रोसेस को भी हमने उतना ही फेयर रखा है वुमेन एंड मेन के लिए, टू एंश्योर फेयरनेस। ठीक है, इसी फेयरनेस को जानने के लिए और क्या क्या करना है, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाने हैं, मेजर्स बनाने हैं, जिसको वुमेन्स हिस्टोरिकल एक्टिविटीज में जो जो पॉइंट्स है उसको डालना है। सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप को देखते हुए जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए करना है। मतलब देखो, हर एक लेवल्स में जो भी फील्ड्स हैं, जो भी प्लेइंग एक्टिविटीज हैं, उसको इक्वल करना है। जो इस काम को आप कर रहे हो उसमें इक्वलनेस चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, अच्छा, आप लोगों ने स्कूल में देखा है क्या? मैथ्स टीचर हैं, मैथ्स के जो टीचर होते हैं वो सिर्फ मेल होते, फीमेल नहीं होते। पहले के टाइम पे ये था, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट taught by only male teachers, only male teachers, female teachers। हाँ, अभी के टाइम पे सब कोई पढ़ा लेता है। तो व्हेन जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, अगर मैं बोलूँ इक्विटी तो हमें समझ आया, अगर जेंडर इनइक्वालिटी आ गया, असमान हो गया, इट इज जनरली वुमेन आर एक्सक्लूडेड और डिसएडवांटेज इन द रिलेशन टू डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेस। आप जितनी चीज़ों को यूज करना चाहते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, जो भी आपके पास जितने पैसा है, क्या आप एट ए टाइम उड़ा सकते हो विदाउट आस्किंग टू योर हस्बैंड और फादर और ब्रदर? नो। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, इस जो
क्षेत्र में, इस फ़ील्ड में हम लोग इसको एक्सक्लूड कर दिए, वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिए। उनको डिसएडवांटेज ग्रुप में रख दिया कि वो डिसीज़न नहीं ले सकते, रिसोर्सेज़, इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज़ को भी यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते। देयरफॉर ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोमोटिंग, इसलिए हमें क्या चाहिए ना, जेंडर इक्वालिटी को अच्छे से एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का कंसेप्ट डाल के आगे बढ़ाना चाहिए। जो ये पावर का रिड्रेसिंग होना चाहिए, आइडेंटिफाई करो कि हु वाज मेनी मोर पावरफुल कंसेप्ट्स। अगर हम लोग बिहाइंड द सीन देखते हैं पूरे हिस्ट्री का, तो बहुत सारे वुमेन्स का भी सेक्रीफाइस पॉइंट्स हैं, उनको मिलेगा कि वहाँ से हम ऑटोनॉमी को जो डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स गर्ल्स स्वयं शासित हैं, खुद को खुद चला सकती हैं। अगर कहीं पे सजेशन देना है तो सजेशन दो, बट डोमिनेंसी कैरेक्टर मत दिखाओ। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ लिखा गया है, हैज लेट डाउन सर्टेन लॉज फॉर वुमेन, कुछ कुछ लॉज हैं जो कि वुमेन्स के लिए बनाए गए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। अच्छा, आर्टिकल 14 होता है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने हम लोग सारे सेम हैं, वो मेल हो फीमेल है, सेक्स हो गया, जेंडर हो गया, या रेसेस हो गया, रिलीजियन बेसिस हो गया, सब कोई इक्वल है। आर्टिकल 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, जेंडर एंड रेस। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट और भिन्न करके नहीं रख सकता। अभी देखो बहुत सारे एक्ट बने थे, विडो मैरिज एक्ट, री मैरिज एक्ट, मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे कि एक विडो मिल है, तो उसको अगर क्या करना है, उसका वाइफ बहुत जल्दी डेथ कर गई कोई रीजन से, तो उनको अलाउ है, अलाउड क्या क्या है कि वो एक से ज्यादा मैरिज कर सकते हैं। बट विडो अगर फीमेल है तो उनको हम अलाउ नहीं करते थे। तो अभी के टाइम पे एक एक्ट बना 1856 में, विडो रीमैरिज एक्ट। एक एक्ट है डाइवोर्स एक्ट, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्सिवली कुछ किया जा रहा है तो उस चीज को रोकने के लिए आप डाइवोर्स ले सकते हो। डाउरी एबोलिशमेंट एक्ट, अभी देखो ये चीज तो आज तक कोई नहीं मानता, नॉर्मली इसको नाम दे देते हैं गिफ्ट्स का, बट डाउरी अब भी चल रहा है, बहुत ज्यादा जगह पे चल रहा है। अगर डाउरी नहीं दिया गया तो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल के बाद टॉर्चर स्टार्ट कर देते। तो ये 1961 में डाउरी एबोलिशमेंट एक्ट हुआ था कि दहेज प्रथा को हटाओ। राइट टू एडप्ट, कोई भी चीज को ग्रहण करने का एक एक्ट बनाया गया, जिसमें आप किसी से कोई भी चीज एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्रॉपर वे से करेंगे, ना कि झगड़े दंगे ये सब करेंगे। लॉ अगेंस्ट रेप, रेप के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज हैं। एंड राइट टू इनहेरिटेंस, आप जो चीज सीख रहे हो तो अपकमिंग टाइम पे उसको आप शेयर करोगे। 70 पॉट्स में और भी कुछ योजनाएं हैं, जीजा माता, महिला आधार बीमा योजना, महिला समृद्धि योजना, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन वेरियस फील्ड। हो गया, समझ गए, बहुत सारे फील्ड्स हैं तो वेरियस फील्ड्स में 33% रिजर्वेशन रखा गया वुमेन्स के लिए। अभी देखो, इक्वालिटी डजंट इम्प्लाई, इक्वालिटी क्या नहीं बता रहा, इक्वालिटी डजंट इम्प्लाई दैट वुमेन कैन बिहेव इन एनी मैनर दे सी फिट, but it means the people of the both the sexes get equal opportunities। इक्वालिटी का मतलब नहीं होता है कि वुमेन्स को पहले जहाँ पे वो फिट नहीं हो रहे थे उसको फिट करवाओ, बाकी इक्वालिटी का मतलब होता है कि सेक्सेस के अकॉर्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको दो। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा, इसके बाद था चार थ्योरी, कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ बताइए। हम्म, नहीं, एक्चुअली अगर एज ए टीचर आप जानना चाहते हैं तो एज ए टीचर हम लोग अपने जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे कि देखिए अभी आप में से एक या दो बच्चे को एटलीस्ट तो इफेक्ट पड़ा होगा कि मैम ने इतना कुछ आज समझाया, इफेक्ट पड़ा होगा, इस चीज पे आपके माइंड में चला अगर, तो उस पॉइंट्स को लेके आप किसी से ना किसी से शेयर करेंगे, वो पर्सन नेक्स्ट और किसी से शेयर करेगा, ऐसे करके अगर 1% चेंजेस भी आप अपने घर पे ला सकते हैं, तो सोचो अपने घर पे और भी 10 लड़कियां आप ही से बात सुन के और भी चेंजेस लेके आए। ऐसे करके धीरे धीरे में भी बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट हो सकता है, पहला चीज। अगर सेकेंडली हम देखें एज ए, ये हो गया घर पे, एज ए टीचर अगर बोलूं, तो आप सोसाइटी में कहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू मिलता है आपको, बताओ कहाँ पे, एज ए टीचर, स्कूल या कॉलेज? स्कूल या कॉलेज, अब स्कूल या कॉलेज पे आप मैक्सिमम एट ए टाइम 100+ पर्सन के साथ मिलते हैं,
100 प्लस स्टूडेंट्स को समझाते हैं। तो स्टार्टिंग पीरियड से ही अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो उनमें आप चेंजेस ला सकते हैं। डेफ़िनेटली होगा उसमें से 10 बच्चे अपकमिंग टाइम पे कोई भी नेगेटिव थॉट्स पे बात नहीं करेंगे, वो इक्वलनेस पे चलेंगे। थर्ड पॉइंट पे मैं बोल रही हूँ, अभी 2 पॉइंट बोल दी कि घर पे रह के इंसान कैसे चेंजेस ला सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने बोला स्कूल्स पे लाके आप एज़ अ टीचर कैसे चेंजेस ला सकते हो। सोसाइटी में अगर रह रहे हो, तो सोसाइटी में जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, उस पे आप पहली बार एक पर्सन अगर दंगे कर दिया, दंगा मतलब अभी हो गया कि मैंने एक झगड़ा नहीं किया कंप्लीटली, मैंने उस पे बात किया, कि मुद्दा रखा कि दैट पॉइंट इज़ नॉट गुड फॉर फीमेल्स, सो ऐसा कुछ पॉइंट हम बनाते हैं जो कि इक्वल हो, इक्वल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो ऐसा अपॉर्च्युनिटी सबको मिलना चाहिए। उसमें से कुछ भी पॉइंट अगर चल गया, तो वहाँ पे हो गया चेंजेस। नेक्स्टली, अगर बहुत ही फास्टर वे में आपको इस चीज़ों में चेंजेस लाना है, तो आपको सोशल मीडियाज़ को यूज़ करना पड़ेगा। अपने थॉट से, एक्सप्लेनेशन से आप चेंज कर सकते हैं। एंड आप जब चेंज करना चाहो, तो एक दिन पे कोई चेंजेस नहीं होता। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, क्या आपने चेक किया है कि ये ओनली 6 महीना, 10 महीना या 1 साल में काम करके ही चले गए हैं? या फिर बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एक चेंजेस लाने के लिए 100 साल का टाइम भी लग सकता है। 50 इयर्स का टाइम भी लग सकता है। तो ये डिज़ायरेबल चेंजेस लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। एंड लास्ट पॉइंट पे मैं बोल सकती हूँ, अगर बहुत फ्रीक्वेंटली कुछ चेंजेस करवाना है इंसानों में, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बाउंड करते हैं कोई चीज़ों को करना, अदरवाइज उसमें फाइन लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी इम्प्लाई हो जाते हैं। तो ये ऐसे करके आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये अपने घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद थ्योरीज हैं।